जी सिद्रा, सादिया सर। सर मुझे एक दफा वो दोबारा बताइएगा कि जो एटॉमिक नंबर था वो आपने कहा कि फ्रीक्वेंसी से डिस्कवर हुआ था, नहीं, मतलब एक्सरे फ्रीक्वेंसी के से। जरिए उसने एटॉमिक नंबर को जज किया था। जिस तरह आपके पास हर एलिमेंट की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करती हैं एक्सरेज की, जैसे ये जेड स्केयर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर स्केयर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब आपके पास जैसे जैसे एलिमेंट चेंज होते चले जाएंगे, जैसे मैं बात करता हूँ आयरन की, तो आयरन का एटॉमिक नंबर है जी 26। अब इस आयरन में से निकलने वाली जो एक्स रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी और होगी। लेकिन जो अगर मैं करता हूँ कॉपर की बात करता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 29 है, इसमें से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी और होगी। तो आपके पास हर एलिमेंट की जो एक्स रेज बनती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं फ्रॉम अदर, यानी सबकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती। जैसे किसी का फिंगरप्रिंट होता है ना, जैसे आपका और मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकता, सेम एज इट इज ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये मैच नहीं कर सकती। हर एलिमेंट की यूनिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं और आप उन फ्रीक्वेंसीज के जरिए उनको जज करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको ए और बी एक दूसरे के साथ सेम है, ए का एटॉमिक नंबर भी 14, एटॉमिक मास 14 है, और बी का एटॉमिक मास भी 14 है। अब आप कहेंगे इसका एटॉमिक मास भी 14 है, इसका एटॉमिक मास भी 14 है, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि ये भी नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है। लेकिन जब आप इसको एक्सरेज में डालते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो आती है और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई आती है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार यहाँ पर तो इनका सेम आ रहा है, तो ये आपको पता चला कि ये बी वाला तो नाइट्रोजन ही है, लेकिन ए वाला जो है कार्बन है, जो इसका आइसोटोप है कार्बन 14। तो आपके पास एटॉमिक मास तो इसका भी वही है और इसका भी वही है, दोनों का 14 है, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। तो मेंडलीव ने कहा था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये बात रद्द की थी मूजने ने बाय कंपेयरिंग द फ्रीक्वेंसीज थ्रू एक्सरेज दे प्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम। बात समझ आई आपको? जी सादी, आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन? यू आर नॉट, यू आर, जी यस सर, ठीक है। चले। अच्छा, ड्यूरिंग जब आप क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप को अनम्यूट ही रहने दिया करें, उससे फिर ये होता है कि मुझे जज करने में जरा आसानी हो जाती है ना। जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जिस तरह आपने ये रिलेशन निकाला है हाँ जी। कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर नंबर के के स्क्वायर स्केयर। के। जी। सर तो जितनी सर हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। जी सर। तो सर इसका मतलब है एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। एनर्जी बढ़ती जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो सर हम जो एक्सरे वगैरह करवाते हैं हाँ जी। लैब से, उसमें सर कौन से एलिमेंट्स की ज्यादातर यूज टेक्नीटियम, की जाती पोलोनियम, फिर वो होता है कोई टेक्नीटियम है, पोलोरियम है, प्रोनियम एक और कंपाउंड है, फिर इसके अलावा ना इसमें अलॉयज आ जाते हैं आप। और आपको पता है कि है? ये भी एक्सरेज जो है ये कोई अच्छी चीज नहीं होती, लोग इससे डरते हैं करवाते हुए। न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करने में इसका काफी हाँ, जो इस है तरह अगर कोई फॉर एग्जांपल फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो उसको कभी एक्सरे नहीं करवाते, वो उसका अल्ट्रासाउंड होता है। व्हाई? क्योंकि वो एक्सरेज जो है अच्छा। आयोनाइज कर सकते हैं, जो जो फीटल ग्रोथ है ना उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको पता है कैंसर को प्रमोट कर सकती हैं एक्सरेज। इरेगुलर आपकी यस सर। बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ सेल है, माइटोसिस जो है उसको क्रिएट करती है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन एक्सरेस तो सिंपल एक्चुअली ना, उसने एलिमेंट्स को स्टडी करना शुरू किया था कि इसमें से एक्सरेस प्रोड्यूस किस किस्म की हो रही हैं। तो उसने कहा जी भाई सर। हर एलिमेंट की एक्सरेस तो डिफरेंट आ रही हैं। तो जिन एलिमेंट्स को वो सेम समझते थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि यहाँ पर जो एलिमेंट है जिनको वो सेम समझते थे, जैसे आपके पास ये आ गई, ये वाले हैं टेक्नीटियम, प्रोनियम, रोहेनियम, इनको वो सेम समझते थे। लेकिन ये सारे के सारे डिफरेंट थे, क्योंकि एटॉमिक मैसेज आपने देखा होगा जब आप जाना शुरू करते हैं ना एटॉमिक नंबर हायर की तरफ, तो एटॉमिक मैस तो चीज़ों यस। सेम होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं होते। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन एटॉमिक मैस पर डिपेंड नहीं करती, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। न्यूट्रॉन का उसमें रोल नहीं होता। इस वजह से फिर उसने यस इस सर। प्रॉपर्टीज को लिखा, और फिर पूरा पीरियोडिक टेबल आपको पता आज भी हम वही पढ़ते हैं, एंड ही गोट नोबेल प्राइज इन 1945
आई थिंक सो उसको नोबेल प्राइज मिला था इस काम के ऊपर। यस सर। तो ये बड़ा बड़ा काम था उसका, नो डाउट इट्स अ ग्रेट वर्क ऑफ मेंडलीव, सॉरी मूजले। ठीक है, क्लियर हो गया ठीक है क्वेश्चन सर। आपका? ठीक चले, ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, अब आते हैं जी क्वांटम नंबर्स की तरफ। क्वांटम नंबर्स क्या चीज़ है? अच्छा, क्वांटम नंबर को ना एक छोटी सी एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो आप लोग ज़्यादा फेमिलियर हैं क्वांटम नंबर्स के साथ, लेकिन यहाँ पर ज़रा इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम मलिक साहब की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मलिक साहब तो हमारे भाई भी हैं और दोस्त भी हैं। तो जी हमने पूछा जी मलिक साहब कहाँ रहते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मलिक साहब कहाँ रहते हैं, मैं कहता हूँ लेट सपोज कर रहे हैं जी मलिक साहब हम, कि मलिक साहब रहते हैं पाकिस्तान में। ओके, ये तो बात जानना है सबसे पहले। इसका मतलब अगर पाकिस्तान ही नहीं है, नो पाकिस्तान मीन्स नो मलिक साहब फिलहाल। इट मीन्स कि पाकिस्तान का वजूद होना जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहा जाए जी मलिक साहब पूरे पाकिस्तान में रहते हैं, नहीं जी, मलिक साहब पाकिस्तान में नहीं रहते। मलिक साहब पाकिस्तान के अंदर एक शहर है जिसे कहते हैं जी लाहौर। लेट सपोज मलिक साहब आप लाहौर के हैं, नहीं भी हैं तो हम आपको लाहौरिया कर देते हैं। तो अब आ गया जी लाहौर। क्या मलिक साहब सिर्फ लाहौर में रह सकते हैं? नहीं जी नहीं, मलिक साहब तो बावलपुर भी रह सकते हैं, मलिक साहब तो कराची में भी रह सकते हैं। अगर लाहौर नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान नहीं होगा? ऐसा नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि मलिक साहब लाहौर में मौजूद है। अच्छा, मलिक साहब क्या पूरे लाहौर में मौजूद है? नहीं भाई, लाहौर के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। जी मलिक साहब पढ़ने आए हुए हैं, मलिक साहब साइंस कॉलेज आए हैं जी पढ़ने, या पंजाब यूनिवर्सिटी आए हैं पढ़ने, या वो जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर है, या किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो अब आपके पास लोकेशन देखनी होगी, मलिक साहब लाहौर में किस जगह पर पढ़ रहे हैं। हमने कहा पीयू में पढ़ रहे हैं। अब क्या पीयू के अंदर पूरी पीयू में पढ़ रहे हैं? नहीं भाई, पूरी पीयू में कैसे पढ़ सकते हैं? पूरी पीयू में तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बॉटनी, जोलॉजी, बड़े डिपार्टमेंट है। तो इस पीयू के अंदर वो है जी हमारे जो यूजीबी में तो नहीं, सॉरी, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है। अब आप आ गए जी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। ये तो हमें मलिक साहब की लोकेशन मिल गई कि मलिक साहब पाकिस्तान के शहर लाहौर की यूनिवर्सिटी पीयू के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है। लेकिन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की विसिनिटी यहां पर वो किधर है? अब ये चीज प्रॉब्लमेटिक है। हम ये तो बता सकते हैं एग्जैक्टली कि वो पाकिस्तान में है, हम ये भी एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो लाहौर में है, हम ये भी एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में है, हम ये भी एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है। लेकिन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर एग्जैक्टली कहाँ मिलेंगे? कभी वो लैब में मौजूद होंगे, कभी वो फारूकी साहब के रूम में मीटिंग करने गए हैं, कभी वो यहाँ पे कैंटीन से कुछ खा रहे हैं, या जहाँ फोटो कॉपियर उससे कुछ फोटो कॉपी करवा रहे हैं, कभी सेकंड फ्लोर पे फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास देने गए हैं, कभी नीचे वाली लैब में है, कभी इस रूम में है, कभी यहाँ पर कोई वॉशरूम है उधर है। तो इट मीन्स कि मलिक साहब यहाँ पर किस जगह पर मौजूद हैं इसकी एग्जैक्ट नोन नहीं है, लेकिन हम मोस्ट प्रोबेबल जगह पर पहुंच जाते हैं। हम 95% तक श्योर होकर बता सकते हैं कि मलिक साहब कहाँ है। हम 100% श्योरिटी से नहीं बता सकते कि वो कहाँ। अब यही कॉन्सेप्ट जो था इसको रिलेट करते हैं मॉडल ऑफ एटम के साथ। एक कहा कह दिया गया जी एटम जो है उसके अंदर ऑर्बिट होते हैं बोहर का। वेरी गुड, और बोहर ऑर्बिट्स है। ऑर्बिट्स को रिलेट किया जाता है एन के साथ, इसी को आप शेल्स भी कहते हैं। तो जी आपके पास अगर ऑर्बिट ही नहीं होगा तो एटम ही नहीं होगा, एन कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया जी ऑर्बिट है। लेकिन क्या पूरे ऑर्बिट के अंदर मौजूद है? नहीं, ऑर्बिट के भी फर्दर पार्ट्स हैं, उसको डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में, एस पार्ट, पी पार्ट, स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डम्बेल एंड फंडामेंटल पार्ट्स। तो सॉरी, स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। डम्बल तो उनकी शेप है। अब हमने ये मान लिया वो पी की शेप डम्बल होती है।
हमने मान लिया कि इसमें एस, पी, डी और एफ है। अब एस पी फर्दर किसी जगह पे डिवाइड है कि नहीं? नहीं भाई, एस की कोई डिवीजन नहीं है। पी डिवाइड है कि नहीं? हाँ जी, पी डिवाइड है, पी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। डी डिवाइड है कि नहीं? बिल्कुल डी डिवाइड है जी 5 पार्ट्स में। एफ डिवाइड है कि नहीं? बिल्कुल जी, एफ भी डिवाइड है, एफ 7 पार्ट्स में डिवाइड है। अब इनके ये पार्ट्स हैं। अच्छा, इन पार्ट्स के अंदर अब वो कैसे घूम सकते हैं यार? वो क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं हर पार्ट में। तो ये भी इसके अंदर ये 4 चीजें हैं। जो ऑर्बिट्स को शो करता है इसको कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो ऑर्बिटल्स हैं, सबशेल्स हैं, सबशेल्स या इसको आप कह सकते हैं ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स जो है हमारे पास ये हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फिर ऑर्बिटल्स की फर्दर डिवीजन है डिफरेंट पार्ट्स में, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे कहते हैं ऑर्बिटल डीजेनरेसी। इसको नाम दिया जाता है टेक्निकली ऑर्बिटल डीजेनरेसी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर आ जाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसके अलावा एक और क्वांटम नंबर, 5 क्वांटम नंबर होते हैं, लेकिन फिलहाल आप 4 ही जेन में रखें। अब ये हमारे पास क्वांटम नंबर्स आ गए कि हमने एटम को डिफाइन करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब एक चीज यहां पर ये आ जाती है ना, बोहर ने क्या काम किया था। हमारा पहला लेक्चर था एमफिल का, अगर आप में से कोई डॉक्टर क्रिस्टी से पढ़ा हो तो डॉक्टर क्रिस्टी मोनोरी एफसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस है। ही सेड कि टाइटेनियम जो है ये D2 सिस्टम है, इसके D में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड ही सेड कि इस टाइटेनियम में से 45 स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज होती है। अब ये स्पेक्ट्रल लाइंस कब आ रही हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और दोबारा जब नीचे आता है तो वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करता है। अब बोहर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, बोहर ने क्या किया था। मैं जरा इसको रिमूव करता हूं और मैं बोहर का कॉन्सेप्ट यहां से, अच्छा जी, बोहर ने सिंपल ऑर्बिट्स की बात कर दी। उसने कहा फर्ज करें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी एमिट करेगा। और उसने कहा ये एनर्जी बैंड गैप के एतबार से, यूं मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये उसकी वेव लेंथ है, फर्ज करें ये वो एनर्जी आ रही है उसके अंदर से, वेव निकल रही है यूं। बोहर सेट कि ये एक वेव निकलेगी इसके अंदर से। अब हुआ क्या, इस वेव को जब रखा गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, जीमेंस एंड स्टार्क्स इफेक्ट, तो ये जो थी वेव निकलने वाली, इसने क्या किया, ये वेव छोटी छोटी वेव्स में कन्वर्ट हो गई। अब ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई भाई, ये छोटी छोटी वेव्स में कैसे कन्वर्ट हो रही है। नाउ दिस इफेक्ट, ये इफेक्ट बोहर बताने के काबिल नहीं था। तो एक्चुअली ये छोटी छोटी वेव्स में कन्वर्ट क्यों, इस बात का आंसर जो सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन थी, सोमरफील्ड मॉडिफिकेशंस के अंदर ये आंसर छुपा हुआ था कि एक्चुअली ऑर्बिट के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जिस तरह आपको याद हो मैंने यूं बना के दिखाया था आपको कि उसमें यूं एलिप्टिकल पाथ्स हैं। अब उसके अंदर जब वो करीब आएगा न्यूक्लियस के तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब दूर जाएगा, ई सेंट्रिसिटीज हमने पढ़ी थी ना कि वो करीब आएगा तो एनर्जी और होगी और जब दूर चला जाएगा तो एनर्जी और हो जाएगी। नाउ दैट वाज एक्चुअल द पॉइंट। तो इसको सॉल्व किया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने कि नहीं भाई, आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है जो बताता है कि आपके पास तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट तक
आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? इसमें मैं 3 पॉसिबिलिटीज बनाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि पहले में तो सिर्फ एस है, दूसरे में एस और पी है, और तीसरे में एस भी है, पी भी है और डी भी है। तो अगर एस से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा फर्स्ट में तो उसकी एनर्जी और होगी, पी से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो उसकी एनर्जी और होगी, और अगर डी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसकी एनर्जी और होगी, क्योंकि तीसरे ऑर्बिट तक 3s 3p और 3d तीनों होते हैं। अब उन्होंने कहा वेरी गुड, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें पता चल गया जी ये स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ रही हैं। अब जब जैसे ही इन्होंने इसको किसी प्रिज्म से गुजारा, या यूं कह लें कि प्रिज्म के बाद जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स होती हैं, जब उन्होंने इनको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजारा, अब ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने वाला, कि ये डी ऑर्बिट, पी ऑर्बिट और एस ऑर्बिट से निकलने वाली जो लाइंस थी, ये एस ऑर्बिट से निकलने वाली लाइन एक ही रही। मैं कह लेता हूं कि इससे निकलने वाली लाइन यूं ही चल रही है, लेकिन पी से निकलने वाली लाइन जो थी वो 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई, और डी से निकलने वाली लाइन जो थी वो 5 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई। नाउ दैट इज आल्सो द मिस्ट्री नाउ, कि अब ये क्या चक्कर चल रहा है भी हमारे साथ। इस बात को एक्सप्लेन किया फिर कि ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि ऑर्बिट्स जो है उनके ऑर्बिटल जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं। जिस तरह आपने ये डिवीजन पढ़ी हुई है, एस की सिर्फ एस होती है, पी की पी एक्स, पी वाई और पी जी होती है, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये माइनस वाई स्केयर नहीं होता, एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर होता है, डी जी स्केयर। तो यूं आपके पास इसकी डिवीजन आ गई। उन्होंने कहा वेरी गुड, अब हमें स्पेक्ट्रल लाइंस की समझ आ गई। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आगे जाके देखा गया कि ये स्पेक्ट्रल लाइन जो एक निकल रही थी, डी की 5 है ना जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो डी की ये 5 स्पेक्ट्रल लाइंस फिर फर्दर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डी की स्पेक्ट्रल लाइन फिर 10 लाइंस में कन्वर्ट हो गई, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। क्यों? एक ऑर्बिट के हिस्से में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो डी के 10 बन गए, पी के 6 बन गए और एस के 2 बन गए। नहीं, एस की लाइन 2 में कन्वर्ट हो गई, पी की लाइन 6 में कन्वर्ट हो गई और डी की लाइन 10 में कन्वर्ट हो गई। अब मॉडर्न टेक्निक्स कह रही हैं कि ये स्पिन क्वांटम नंबर के आगे भी फर्दर सब डिवाइड हो रहा है, यानी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 45 स्पेक्ट्रल लाइंस में जा रहा है। तो भाई ये एक बड़ी, मतलब ये फिर सॉल्व होता है इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो कोर्स है एक, मैंने वो पढ़ा था, उसमें ये हमने सारी चीजें पढ़ी थी। खैर, अब ये चीजें जो है ये यूं एक्सप्लेन स्पिन क्वांटम नंबर तक होती है कि बोहर ने सिर्फ ऑर्बिट्स बताए, एजीम्यूथल ने ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट भी दिया जिसको मैग्नेटिक फिर एजीम्यूथल के बाद मैग्नेटिक आए और मैग्नेटिक के बाद स्पिन आए। इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर बनाई देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, n हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। अगर ये 1 है तो k, 2 है तो l, m, n। फिर मैग्नेटिक, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 2n स्क्वायर के फार्मूला से। आप 2n स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। ये मैट्रिक वाला फार्मूला, आप लोग ज्यादा फेमिलियर होंगे इस फार्मूले से। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है l इज इक्वल टू n-1। अगर n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू 0 होगी। 0 हमेशा s को शो करेगा। n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू 1 होगी, वो p को शो करेगा। इसी तरह 3 and 4 d and f। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं SPDF में इस फार्मूला से, 2 × 2l + 1। अगर s के लिए देखने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 × 0 + 1 करेंगे तो आंसर 2। अगर p के लिए देखने तो 2 × 2 + 1 5 and 2 6। इस तरह ना 2 + 1 3, ये आप लोग निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बताया गया कि SPDF कितने में कन्वर्ट होते हैं। जैसे अगर L की वैल्यू आ रही है 0 तो S, और S के लिए आपके पास सिर्फ एक ही है। अगर L की वैल्यू 1 आ रही है तो ये P, और P के लिए फिर 3 पार्ट्स हैं X, Y, Z। फिर D, उसके लिए 5 पार्ट है, -2, -1, 0, 1 and 2। और F के लिए पार्ट आपके सामने लिखे हुए हैं ये।
एंड पे आ जाता है जी हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। बड़ी सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये इनको पता कैसे चला था? जब इन्होंने सोडियम मेटल को हीट किया। अब सोडियम के अंदर 3s1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो होना ये चाहिए था इसका एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एक स्पेक्ट्रल लाइन निकलती, लेकिन सोडियम में से 2 स्पेक्ट्रल लाइन निकली थी, क्लोजली रेलेवेंट। तो ये 2 स्पेक्ट्रल लाइंस इस चीज को बता रही थी कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो ये आपके पास क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट था। आपसे पूछा जा सकता है ये एमसीक्यूज कि भाई क्वांटम नंबर्स के बारे में कि आप बताएं जी इसके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज क्या है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग चैप्टर्स में भी है। मैं एक मिसाल आप लोगों को करवा देता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्ज करें नाइट्रोजन जो है जी अकमल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बताओ। सर इसकी लॉजिक क्या है ये स्पिन क्वांटम नंबर की, जबकि हमें एजीमुथल का और मैग्नेटिक का तो पता चल गया ना कि हमारे पास जब भी जी जी मैग्नेटिक फील्ड को हम ऑन करते हैं तो वो एग्जैक्टली, जो वो उसके फर्दर ऑर्बिटल डिवाइड हैं होना वो शुरू हो जाती है, ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन उसकी हो हो जाती है, जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसकी बिना पर वो एनर्जी इमिट करते हैं। और इमिट करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन जब हम हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो वो सेपरेट नजर आते हैं। फर्दर सेपरेट नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जी, वो तो श्योर है। ये जी, स्पिन क्वांटम नंबर में हमें डबलेट मिलते हैं। तो डबलेट मिलते हैं। पहली वजह तो ये बताएं कि जब हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया था तो उसमें क्यों नहीं शो हुए थे, क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सिंगलेट हमारे लाइन पास, स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ठीक है, उसमें भी डबलेट शो होने चाहिए थे, उसमें डबलेट उसमें बिल्कुल नहीं शो शो होने हुए। चाहिए, नहीं हुए, ठीक है। दूसरी रीजन क्या है कि इसकी स्पिन होती है और स्पिन में क्या लॉजिक है जिसकी बिना पर ये डबलेट शो करते हैं। और देखिए, इसमें जो लाइन का डिफरेंस है यानी सेपरेशन है वो हाँ थोड़ा जी, सा वाइडली है, जबकि जो पिछले वाले मल्टीपल स्ट्रक्चर हैं उनमें थोड़ा क्लोज है, जिसमें एजीमुथल है और दूसरा मैग्नेटिक है। जी जी। तो इसमें से जी देखें, सबसे पहली बात आ जाती है हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन जो आपने कहा कि हाइड्रोजन आपके पास एक सिंगलेट लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, ठीक है ना? हाइड्रोजन में जी जी ये आपका हाइड्रोजन है और ये इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मौजूद है उसकी वर्किंग, उसका देखें, उसका पैटर्न क्या है, उसने किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में आना है सबसे पहले ये, और हाइड्रोजन में आने के बाद उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, लूज कहाँ से हो रहा है। इसके दो पोर्शन यूं डिवाइड करें आप, ये इसके और ये सोडियम का 3s1, एक ये और एक ये। अब हाइड्रोजन का और इसका, हेलो